ISI के इस बूढ़े जासूस शाहजी और चंद्रकांत ने कमांडो उमर की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम आज की रात मेरे ऑफिस के ऊपर जो छोटा सा कमरा है वहां सोओगे। कल सुबह सुबह तुम अपने मिशन पर रवाना हो जाओगे। कमांडो उमर ने पूछा, मुझे भारत के कौन से शहर जाना होगा? शाहजी और चंद्रकांत ने कहा, ये कल तुम्हें मालूम हो जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें ये हुलिया बदलना होगा। शाम को मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाऊंगा, तुम वो पहन लेना। फिर इसने दूसरे कमांडो जिसका नाम अली था उससे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं उमर को ऊपर छोड़ आता हूँ, इसके बाद तुम्हें स्टोर में ले जाऊंगा, नाश्ता तुम वहीं करोगे। शाहजी और चंद्रकांत कमांडो उमर को दफ्तर के ऊपर वाले कमरे में ले आए। छोटा सा कमरा कबाड़खाना बना हुआ था, कोने में एक चारपाई बिछी थी। इसने उमर से कहा, मैं खुद तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ, तुम नीचे मत आना। कमांडो उमर चारपाई पर बैठ गया। जीने के पास आकर इसने पलटकर उमर की तरफ देखा और पूछा, तुम लोगों के पास कोई असला वगैरह भी है? उमर ने कहा, एक ऑटोमेटिक पिस्टल है और फालतू मैगजीन भी है। शाहजी ने कहा, इसे संभाल कर रखना, अगर मेरे दफ्तर में हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए तो इसे सामने वाली खिड़की में से बाहर फेंक देना। कमांडो उमर ने पूछा, क्या इससे पहले भी इस किस्म की सूरत-ए-हाल पैदा हुई है? शाहजी और चंद्रकांत कहने लगे, कभी नहीं, लेकिन तुम आए हो तो ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। यहाँ कदम कदम पर CID के आदमी फिर रहे हैं। वो चला गया। कमांडो उमर ने उठकर खिड़की खोलकर बाहर देखा, नीचे एक गंदा नाला बह रहा था। इसने सामने की जानब निगाह उठाई तो उसे कुछ फासले पर इंडियन नेवी का एक आबदोज शिकन जहाज यानी फ्रिगेट आहिस्ता आहिस्ता खलीज खंबात में दाखिल होता नजर आया। इसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। मेरे खुदा, वो सोचने लगा, अपना आदमी शाहजी और चंद्रकांत तो बिल्कुल दुश्मन के सर के ऊपर और मौत के मुंह में बैठा है। इंडियन नेवी के जहाजों की नकलो हरकत पर निगाह रखने के लिए इससे मौजूद जगह शायद और कोई नहीं थी। खिड़की इसने इसलिए फौरन बंद कर दी थी कि इंतहाई सिक्योरिटी का जोन था और ऐन मुमकिन है कि खलीज यानी आबनाए में सिक्योरिटी वाले दूरबीनों से इस इलाके पर नजर रखे हुए हों। शाहजी कमांडो उमर के लिए चाय और डबल रोटी ले आए। कहने लगे, मैं दफ्तर को ताला लगाकर कमांडो अली को स्टोर पर ले जा रहा हूँ, तुम यही खामोशी से बैठे रहना, मुझे 1 घंटा लग जाएगा। इसने खिड़की की तरफ इशारा किया और बोला, इस खिड़की को खोलने की गलती मत करना, ये सारे मकान खलीज की सिक्योरिटी वालों की निगाहों में हैं, क्योंकि कमांडो उमर खिड़की खोलकर पहले ही बाहर का नजारा देख चुके थे। तो कमांडो उमर ने कहा, मुझे इसको खोलने की जरूरत नहीं है, तुम फिक्र ना करो। 1 घंटे के बाद शाहजी और चंद्रकांत वापस आए और कहने लगे, कमांडो अली को मैंने नाश्ता भी करवा दिया और स्टोर की चाबी भी दे दी है। जब तक तुम अपने मिशन से वापस नहीं आओगे वो इसी जगह पर रहेगा। वो कमरे को बाहर से ताला लगाकर नीचे दफ्तर में जाकर बैठ गया। लोग इसे मिलने आते रहे, कभी कभी टेलीफोन की घंटी भी बज उठती। शाहजी और चंद्रकांत फोन पर गुजराती जबान में बिल्कुल हिंदुओं की तरह बड़ी लजाजत के साथ कोई बात करता और फिर फोन बंद हो जाता। दोपहर के वक्त दफ्तर में जरा खामोशी हुई तो चंद्रकांत मुझे खुद ऊपर आकर खाना दे गया और कहने लगा, अब मैं शाम को ही आऊंगा, थोड़ी देर के लिए मुझे दफ्तर को ताला लगाकर मार्केट में जाना होगा, तुम्हारे लिए नए कपड़े लाने हैं, तुम कमरे से बाहर कदम मत निकालना। कमांडो उमर खाना खाकर चारपाई पर लेट गया। रात भर का जागा हुआ था, इसे बहुत जल्दी नींद ने आ लिया। इसे शाहजी और चंद्रकांत ने आकर जगाया। वो कमांडो उमर के लिए पतलून, कमीज और जैकेट लाया था और एक जोड़ा जूतों का भी था। शाहजी कहने लगे, तुम्हें अपना हिंदुआना नाम याद है ना? कमांडो उमर बोला, मुझे जबानी याद हो गया है, मेरा नाम देवी रथ है और अली का नाम धर्मदास है। चंद्रकांत ने कहा, तुम्हें इंडिया में रहकर गांधी कैप और कांग्रेसी खद्दर का लिबास पहनने की जरूरत नहीं। आजकल यहाँ जमाना बहुत बदल चुका है और हिंदू सिख लड़कियाँ निकर पहनकर कॉलेज जाती हैं। खद्दर के कुर्ते पजामे माजी का किस्सा बन चुके हैं। ये लिबास सिर्फ कांग्रेस के लीडर और वर्कर ही पहनते हैं। मैं इसलिए ये लिबास पहनता हूँ कि मैंने शुरू ही से यही पहनावा किया हुआ है, मैं इसे बदलना नहीं चाहता। पहनावा बदलने से मैं ख्वाह लोगों की नजरों में आ जाऊंगा। दफ्तर इसने बंद कर दिया हुआ था। रात का खाना चंद्रकांत ने उमर के साथ दफ्तर के ऊपर वाले कमरे में ही बैठकर खाया और कहने लगे, मैं एक लंबे अरसे से यहाँ रहकर इंडियन नेवी के जहाजों की नकलो हरकत का जायजा ले रहा हूँ। अब तो मैं जहाज की सीटी की आवाज सुनकर पहचान लेता हूँ कि आया ये फ्रिगेट की आवाज है या बड़े जंगी जहाज की या तैयारा बरदार बहरी जहाज की आवाज है। जब इस खिड़की में से एक खास वक्त पर किसी जंगी जहाज को खलीज में से दाखिल होते देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि वो खलीज के अंदर जाकर कौन से खुफिया मकाम पर लंगर अंदाज होगा। इसी तरह मुझे इंडियन नेवी के सबसे बड़े त्यारा बरदार जंगी जहाज का भी इल्म है कि वो खलीज में से किन खुफिया रास्तों से गुजरकर किस जगह जाकर लंगर अंदाज होता है। ये मालूमात मैं हर माह एक सर्वे रिपोर्ट की शक्ल में पाकिस्तान पहुंचा देता हूं। मेरी ये मालूमात तुम्हारे मिशन यू बोट 29 में भी बहुत काम आएंगी।
कमांडो उमर ने शाह जी उर्फ चंद्रकांत से पूछा, आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि मुझे कौन से शहर जाना है और वहाँ अपने किस आदमी से मुलाकात करनी है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि बकौल आपके मैं सुबह मुंह अंधेरे यहाँ से रवाना होने वाला हूँ। शाह जी उर्फ चंद्रकांत ने कमांडो उमर की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बता दूं। पहले ये बताओ कि क्या तुम पहले कभी इंडिया आए हो? अगर आए हो तो क्या दिल्ली शहर तुमने देखा है? कमांडो उमर ने कहा, एक दीनी जमात के साथ मैं निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाजिर देने कई बार दिल्ली आया हूँ और इस शहर की मैंने खूब सैर की है। इसके अलावा वीजा लेकर दोस्तों के साथ अमृतसर और चंडीगढ़ क्रिकेट मैच देखने भी आता रहा हूँ। इसके सिवा मैं इंडिया में कहीं नहीं गया। अब इस इलाके को देखने का इत्तेफाक हुआ है। शाह जी चंद्रकांत बोले, ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम दिल्ली शहर से वाकिफ हो। अब मेरी बात गौर से सुनो, क्या तुम कभी दिल्ली की जामिया मस्जिद देखने का इत्तेफाक हुआ है? कमांडो उमर बोला, हम अपनी दीनी जमात के अरकान के साथ जब भी दिल्ली आते थे तो जामिया की नमाज दिल्ली की जामिया मस्जिद में ही पढ़ते थे। शाह जी चंद्रकांत ने कहा, फिर तुम्हें ये भी मालूम होगा कि जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द कई होटल और रेस्टोरेंट हैं और यहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। कमांडो उमर ने कहा, जी हाँ मुझे मालूम है, हम लोग वहीं चौक के एक होटल में बैठकर दोपहर का खाना भी खाते थे। चंद्रकांत कहने लगा, बस अब तुम वहाँ पहुँच गए हो जहाँ मैं तुम्हें पहुँचाना चाहता हूँ। जामिया मस्जिद के अकब में जो चौक है वहाँ एक दरमियानी दर्जे का होटल है जिसका नाम ये है। शाह जी चंद्रकांत ने कमांडो उमर को इस होटल का सही नाम बता दिया था, जिससे हम मसलतन यहाँ जाहिर नहीं करना चाहते, हम इसका फर्जी नाम नगीना होटल रख लेते हैं और चंद्रकांत इस होटल के मालिक का नाम हाजी जमालुद्दीन रख लेते हैं। और दूसरी अहम बात ये कि हम इलाके का लोकेशन भी बदल देते हैं, क्योंकि ये लोग आज भी वहाँ पर मौजूद हैं और वतन अजीज के लिए अपनी जान और अपने बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में डालकर काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं और इन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है और वो पाकिस्तान को ताकतवर और दुश्मनों के हथकंडों से महफूज देखना चाहते हैं। ये तब्दीलियां बहुत जरूरी हैं, लेकिन इससे जुर्रत और शुजाअत की इस दास्तान में कोई तब्दीली नहीं की गई। तमाम सनसनीखेज और हुब्बुल वतनी में सरशार वाक़यात उसी तरह पेश की जा रहे हैं जिस तरह वो वक़ूफ़ पज़ीर हुए थे। हम चाहेंगे कि आप यहाँ से ये बात अपने ज़हन में रखें कि हम दुश्मन के मुल्क भारत में और भारत के हर शहर में अपने जिन आदमियों का जिक्र करेंगे उन सब का नाम फर्जी होगा, हुलिया फर्जी होगा और इलाके की लोकेशन भी सही नहीं होगी, लेकिन वाक़यात हरफ बहरफ सच्चे होंगे। अब हम हुर्रियत और शुजाअत की इस वतनी और इस्लाम के जज्बे में डूबी हुई मुजाहिदाना कमांडो दस्तान को लेकर आगे चलते हैं। शाह जी उर्फ चंद्रकांत कमांडो उमर को कह रहा था, चौक जामिया मस्जिद में नगीना होटल है जिसके मालिक का नाम जमालुद्दीन है, मगर लोग इन्हें हाजी साहब कहकर बुलाते हैं। तुम दिल्ली पहुंचकर हाजी साहब से जाकर मिलोगे। मैं तुम्हें खुफिया जुबान में लिखा हुआ एक खत दूंगा, वो खत तुम हाजी साहब को दोगे, वो सब समझ जाएंगे कि तुम कौन हो और किस मिशन पर भारत आए हो। इसके बाद तुम्हें क्या करना होगा ये तुम्हें हाजी साहब ही बताएंगे। तुम्हारी गाड़ी भावनगर से सुबह मुंह अंधेरे चलती है। ये गाड़ी तुम्हें अहमदाबाद तक ले जाएगी, जो तुम्हें उदयपुर, अजमेर शरीफ, जयपुर, अलौर और अलीगढ़ से होती हुई दिल्ली पहुंचा देगी। तुम्हारा दिल्ली तक का टिकट और रास्ते का खर्चा यहाँ से रवाना होते वक्त तुम्हें मिल जाएगा। हाजी साहब के पास दिल्ली पहुंचने के बाद तुम्हें रुपए पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। अब तुम आराम करो, मैं सुबह 4 बजे आकर तुम्हें जगा दूंगा। शाह जी यानी चंद्रकांत उमर को शब बखैर कहकर चले गए और सुबह 4 बजे आकर दोबारा इसे जगा दिया और कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता तुम रास्ते में करोगे। उमर ने जल्दी से मुंह हाथ धोकर पतलून, कमीज, जैकेट पहनी। शाह जी और चंद्रकांत ने कुछ रुपए और भावनगर से दिल्ली तक का 3rd क्लास का टिकट इसके हवाले किया और कहा, पिस्तौल अच्छी तरह से छुपा कर रखना, अगर रास्ते में कोई खतरा देखो तो इसको किसी जगह फेंक देना। अभी तक तुम्हें असला वगैरह की जरूरत भी नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें हर किस्म का असला मिल जाएगा। तुम्हारा साथी कमांडो अली भी मेरे पास ही रहेगा और हम तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे। अब खामोशी के साथ दफ्तर का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर निकल जाओ। आगे एक चौक आएगा, इस चौक में तुम्हें कोई रिक्शा टैक्सी मिल जाएगा। खुदा हाफिज, अल्लाह तुम्हें अपने मिशन में कामयाब करे, आमीन। कमांडो उमर शाह जी से हाथ मिलाकर कमरे की सीढ़ियां उतरकर नीचे दफ्तर में आ गया। दफ्तर का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाजार में निकल आया। बाजार बिल्कुल खाली पड़ा था। दूर किसी मंदिर से घंटियों की दबी दबी आवाज आ रही थी। चौक में आया तो वहाँ सिर्फ एक मोटर रिक्शा खड़ा था जो खाली था। इसका ड्राइवर जाग रहा था। उमर ने गुजराती जबान में कहा, रेलवे स्टेशन ले चलो। वो रिक्शे में बैठ गया और रिक्शा भावनगर के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। स्टेशन पर ज्यादा रौनक नहीं थी। वो प्लेटफॉर्म पर आ गया।
प्लेट फार्म पर अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी अभी नहीं लगी थी। कमांडो उमर ने वहीं प्लेटफार्म पर मौजूद कैंटीन पर नाश्ता किया और कुछ देर बाद प्लेटफार्म पर अहमदाबाद की गाड़ी आ गई। कमांडो उमर गाड़ी पर सवार होकर 9 बजे के करीब अहमदाबाद पहुंचा और फिर अहमदाबाद से आगे दिल्ली के लिए रवाना हो गया। एक लंबा और थका देने वाला सफर तय करने के बाद ट्रेन रात 11 बजे के करीब दिल्ली पहुंची। कमांडो उमर ने रिक्शा पकड़ा और जामिया मस्जिद आ गया। चौक में नगीना होटल तलाश करने में से कोई दिक्कत ना हुई। दरमियाने दर्जे का 3 मंजिला होटल था और होटल में कुछ लोग बैठे चाय वगैरह पी रहे थे। दिल्ली में गुजरात काठियावाड़ के मुकाबले में मौसम काफी ठंडा था। कमांडो उमर भरपूर जवान आदमी था। कमांडो की तरबियत ने इसके जिस्म को कसरती और लोहे की तरह मजबूत बना दिया था। इसे सर्दी का ज्यादा एहसास नहीं हो रहा था। दिल्ली में लोगों ने खूब गर्म कपड़े पहन रखे थे। कमांडो उमर ने होटल के एक लड़के से हाजी साहब के बारे में पूछा। इसने होटल के काउंटर की तरफ इशारा किया और बोला, हाजी साहब वो सामने कुर्सी पर बैठे हैं। काउंटर के पास कुर्सी पर जो शख्स बैठा था उसका रंग गंदमी था और उम्र 50 से 1-2 साल ऊपर ही होगी। छोटी छोटी शरई दाढ़ी थी जिसके बाद सफेद होना शुरू हो गए थे। कमांडो उमर होटल के दरवाजे की एक तरफ खड़ा इन्हें देख रहा था। हाजी साहब इसी लाइन के आदमी थे। देखते ही समझ गए कि ये या तो CID का आदमी है या फिर अपनी इंटेलिजेंस के किसी आदमी ने इसे इनके पास भेजा है। एक बार नजर भर के उमर को देखा और फिर काउंटर पर जो मुंशी हिसाब किताब कर रहा था उससे बातें करने लगे, लेकिन चोर आंखों से उमर को बार बार देख लेते थे। कमांडो उमर आगे बढ़े और इनके पास गए। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब ने वालेकुम अस्सलाम कहकर पूछा, मियाँ तुम्हें पहली बार देखा है, कहाँ से आ रहे हो? कमांडो उमर ने शाहजी और चंद्रकांत का खत जेब से निकालकर इन्हें दिया और कहा, आपके नाम ये खत लाया हूँ। हाजी साहब ने लिफाफा खोला और इबारत को देखते ही बोले, मियाँ तशरीफ रखें। कमांडो उमर इनके करीब ही एक कुर्सी पर बैठ गया। खत पढ़कर हाजी साहब बोले, बहन भाई साहब खैरियत से है ना? कमांडो उमर ने कहा, जी हाँ, अल्लाह का बड़ा फजलो करम है। कुर्सी से उठते हुए बोले, आपने खाना खाया है या नहीं? कमांडो उमर ने कहा, जी स्टेशन पर खा लिया था, बहुत शुक्रिया। रात काफी गुजर चुकी है, मेरा ख्याल है आप आराम करें, सुबह बातें होंगी। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। वो कमांडो उमर को होटल की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले आए जहां पलंग पर बिस्तर लगा हुआ था। दरवाजा बंद करने के बाद इनके करीब आकर बोले, तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा था? कमांडो उमर ने जवाब दिया, जी जहां तक मैं समझता हूं कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था। फिर कहने लगे, बैठ जाओ, मैंने शाहजी का खत पढ़ लिया है, तुम्हारे बारे में उन्होंने सब कुछ बड़ी तफसील से लिख दिया है। ये बताओ कि क्या तुम शौकिया कमांडो हो या तुमने बकायदा कमांडो ट्रेनिंग हासिल कर रखी है? कमांडो उमर ने कहा, जी मैं फौज की कमांडो बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर रह चुका हूँ और अब मुझे जिहाद कश्मीर में शिरकत और वतन पाक के इस्तेकाम के लिए कुछ करने का जज्बा यहाँ ले आया है। बड़ी मुबारक बात है। हाजी साहब सोफे पर बैठते हुए बोले, तुम लोग खुशकिस्मत हो कि पाकिस्तान में रह रहे हो जो एक आज़ाद इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान के एटमी ताकत बन जाने से भारत के मुसलमानों को बड़ी तकवीत मिली है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब हमेशा सलामत और मुस्तहकम रहेगा। लेकिन हिंदू पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहता। कमांडो उमर ने कहा, जनाब हिंदुओं के इन्हीं नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने और कश्मीरी मुसलमानों के हक के खुद इरादियत की खातिर कट मरने का जज्बा मुझे दुश्मन के घर में खींच लाया है। हाजी साहब बोले, शाहजी ने तुम्हारा इस्लामी नाम उमर लिखा है, यही नाम है ना तुम्हारा? जी हाँ, उमर ने जवाब दिया। हाजी साहब ने कहा, मियाँ उमर अभी तुम आराम करो, कल तुमसे वाकई बातें होंगी। और हाँ, तुम्हारा पिस्तौल कहाँ है? उमर ने कहा, मैंने इसे अपने अंडरवियर में छुपा रखा है, वो निकाल कर मुझे दे दो, इसका तुम्हारे पास रहना ठीक नहीं है। कमांडो कभी अपना असला किसी अजनबी को नहीं देता, लेकिन शाहजी ने हाजी साहब का जो हुलिया बताया था, हाजी साहब का वही हुलिया था और उन्होंने मरमूज जुबान में लिखे हुए खत की तहरीर भी पढ़ ली थी। ये हाजी साहब के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। कमांडो उमर को हिचकिचाते देखकर हाजी साहब बोले, मियाँ ये तुम्हारी अमानत मेरे पास रहेगी, जब इसकी जरूरत समझोगे मुझसे ले लेना और इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा। इसने कहा, जैसे आपकी मर्जी। और उमर ने पिस्तौल निकालकर बमा मैगजीन इनके हवाले कर दिया। इसके बाद वो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। उमर मियाँ, तुम जिस मिशन पर आए हो वो इस एतबार से बेहद खतरनाक है कि ये सांप के मुंह से हीरा निकाल कर लाने वाली बात है। इसमें हर कदम पर जान का खतरा है। जरा सी गफलत, जरा सा गलत उठा हुआ कदम तुम्हारे साथ हमें भी फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकता है। उमर ने कहा, हाजी साहब ये सारी बातें मेरे जहन में है, मुझे पूरा यकीन है कि इस मुहिम में मेरा कोई कदम गलत नहीं उठेगा और अगर किसी वजह से ऐसा हो गया तो मैं अकेला ही फांसी चढ़ूंगा। मेरी जुबान से हरगिज किसी दूसरे का नाम नहीं निकलेगा। हाजी साहब खामोशी से उमर की बातें सुन रहे थे। कहने लगे, शाहजी गुजराती ने खुफिया जुबान में लिखे गए खत में लिखा है कि तुम लोगों को उस बड़ी जहाज के बारे में मालूमात चाहिए जो भारी मिकदार और भारी तादाद में
गोला बारूद और जदीद तरीन असलहा लेकर यूरोप की किसी बंदरगाह से चल पड़ा है और जिसे गुजरात के काठियावाड़ की किसी बंदरगाह पर आकर लगना है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इस वक्त हमारे सामने यही मिशन है कि किसी तरीके से हमें इस जहाज के बारे में ये मालूम हो कि जहाज का नाम क्या है, और जहाज का नाम मालूम करना इसलिए जरूरी है कि ये असलहा किसी खास जंगी जहाज में नहीं लाया जा रहा, बल्कि मर्चेंट नेवी के एक आम बार बुरदार जहाज में लाया जा रहा है, जिस पर इंडिया का झंडा भी नहीं होगा। ये इस वजह से किया जा रहा है कि असलहा बरदार जहाज की शनाख्त को खुफिया रखा जाएगा। गुजरात काठियावाड़ के साहिल पर बार बुरदार जहाज आते रहते हैं। हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने तौर पर ये मालूम कर सकें कि वो बार बरदार जहाज कौन सा है जिसमें भारी मिकदार में गोला बारूद और असला लदा हुआ है। अगर हमें जहाज का नाम और नंबर मालूम हो जाए तो इस खास जहाज की निशानदेही हो जाएगी। बस हमें सिर्फ इतनी मालूमात दरकार हैं जो हमें इंडियन गवर्नमेंट के महकमा दिफा के सीक्रेट कागजात से ही मिल सकती हैं, जो दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये असलहा कश्मीर के मवाद पर कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये फरमाइए कि आप इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकते हैं। हाजी साहब बोले, इस वक्त तो आप आराम करें, इंशाल्लाह इस मौजू पर कल तफसील से गुफ्तगू होगी। कल तक मैं ये भी मालूम कर लूँगा कि मैं आपकी किस हद तक इस बारे में मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर हाजी साहब शब बखैर कहकर कमरे से निकल गए और कमांडर उमर ने उठकर दरवाजा बंद और बिस्तर पर लेटकर ये सोचने लगे कि क्या हाजी साहब हमारी मदद कर सकेंगे या नहीं। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय का इज़हार करने के लिए कमेंट्स करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।